बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी और बेटी के बेहद स्टार पर शफीक ने सऊदी अरब जाने का फैसला किया। 5 साल तक सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करता रहा, जान तोड़कर मेहनत की और खूब पैसा बनाया। 5 साल बाद जब वतन वापस लौटा तो अपने घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। वो जो 2 माह की छुट्टी लेकर पाकिस्तान आया था, 2 दिन बाद ही वापसी के सफर की तैयारी कर रहा था। क्योंकि दोस्तों, आज ये कहानी एक इबरतनाक कहानी है। इस कहानी को मुकम्मल सुनने के बाद यकीनन हम में से बहुत से बहन भाइयों की आंखें खुल जाएंगी। शायद कुछ कदम गफलत के रास्ते पर चल रहे हों तो रुक जाएं, संभल जाएं और वापस पलट आएं। क्योंकि वो कहते हैं कि अक्लमंद है वो शख्स जो दूसरों के तजुर्बे से सीखता है, वरना जिंदगी की ठोकरें इंसान को सबक तो सिखा ही देती हैं। आज की कहानी में भी जिंदगी ने 2 लोगों को एक ऐसा सबक सिखाया जिसकी इन दोनों ने बड़ी कीमत अदा की। दोस्तों, ये कहानी यासीन की है, जिसे सभी यासीन भाई कहा करते थे। यासीन 3 भाइयों में सबसे छोटा था और सबसे बड़ी 2 बहनें भी थी, यानी एक बड़ा खानदान था। बहनें भी शादीशुदा थी और यासीन के बाकी दोनों बड़े भाई भी शादीशुदा थे। कुछ तालीम याफ्ता थे, कुछ मामूली तालीम याफ्ता थे, लेकिन सभी मेहनत कर रहे थे, जान तोड़कर कोशिश कर रहे थे और जिंदगी गुजार रहे थे। यासीन की बहनें भी अच्छे घरों में ब्याह गई थी और भाई भी खूब मेहनत से अपनी जिंदगियां बदल रहे थे। यासीन के माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। यासीन की शादी अपनी खाला की बेटी साजिदा से हुई थी। शादी को 4 साल गुजर चुके थे, मगर अभी तक दोनों मियाँ बीवी औलाद की नेमत से महरूम थे। 4 साल बाद अल्लाह ताला ने साजिदा की गोद में रहमत की सूरत में एक नन्ही सी कली को भेजा। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। ये बेटी इनके लिए वाकई रहमत का साया साबित हुई थी, क्योंकि इससे पहले वो लोगों की कड़ी बातें, ताने और चुपती हुई नजरों का सामना कर रहे थे। खुद इन दोनों मियाँ बीवी से ज्यादा लोगों को इस बात की फिक्र थी कि वो अब तक माँ बाप क्यों नहीं बने, नुक्स किस में है, इलाज क्यों नहीं करवा रहे, क्या यासीन दूसरी शादी कर लेगा। इस तरह के बहुत से सवाल थे जो इन दोनों मियाँ बीवी को बहुत परेशान करते थे, इनकी नींदें उड़ाए रखते थे। बिला आखिर अल्लाह ताला ने इनके हाल पर रहम आ गया। अल्लाह ताला को इनके हाल पर रहम आ गया और अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी रहमत से नवाज दिया। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। यासीन ने अपनी बेटी को गोद में लिया। इसके गुलाबी और नरम से गाल पर प्यार, मोहब्बत और शफकत से उंगली फेरते हुए कहा, देखो तो साजिदा, ये कितनी नरम और गुलाबी रंगत की है। मैं इसका नाम कमल रखूंगा। ये बिल्कुल कमल के फूल की तरह खूबसूरत है। साजिदा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और यूं दोनों मियाँ बीवी ने अपनी नौमौलूद प्यारी सी नन्ही परी का नाम कमल रखा और जिंदगी यूं ही धीरे धीरे गुजरने लगी। कमल बड़ी हो रही थी। दोनों मियाँ बीवी की मोहब्बत शफकत का मरकज इनकी ये लाडली बेटी कमल ही थी। यूं ही खुशियाँ और मुतमईन अंदाज में वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। कमल 12 साल की हो चुकी थी, लेकिन 12 सालों में यासीन की जिंदगी में एक तब्दीली आई थी। अब अक्सर बेशतर इसकी बीवी साजिदा इससे गिला करने लगी थी और वो अक्सर कहा करती थी कि देखो, हमारी बेटी बड़ी हो रही है, हमारे घर के अखराजात बढ़ रहे हैं, वो शहर के अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रही है, इसके बाद वो एक महंगी एकेडमी में ट्यूशन के लिए जाती है और ऐसे अच्छे कॉलेज और अच्छे यूनिवर्सिटी से तालीम दिलवाना चाहती हूँ। मेरी एक ही बेटी है, मैं इसकी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के मुंह से जो अल्फाज निकले मैं इसे पूरा करूँ, लेकिन सबके लिए ज्यादा वसाइल की जरूरत है, लेकिन तुम्हारी मुख्तसर सी कमाई में से ये सब मुमकिन नहीं। और वैसे भी तुमने देखा है नहीं, तुम्हारी बहनें कितने अच्छे घरों में हैं, इनके बच्चे आला स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एक से एक लिबास पहनते हैं। तुम्हारे भाई वो भी इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या तुमने इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि सबसे कमतर जिंदगी हमारी है? क्या तुम्हारा कभी दिल नहीं चाहता कि तुम भी अच्छी जिंदगी गुजारो, तुम भी अपने भाइयों और बहनों के बराबर हो जाओ, तुम भी फख्र से इनके दरमियान सीना जोड़कर बैठ सको? यासीन को अपनी बीवी की ये बातें हमेशा फजूल लगा करती थी। इसे हमेशा साजिदा की इन बातों से खौफ हुआ करती थी। ज्यादातर तो वो यही कोशिश करता कि साजिदा की इन बातों को एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे, मगर वो ये बात भी नोट कर रहा था कि गुजरते वक्त के साथ साथ साजिदा की ये बात जरूर पकड़ जा रही थी। तो फिर मैंने इससे भी कहना शुरू कर दिया कि तुम कुछ करो, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तुम ऐसा करो, बैरून मुल्क चले जाओ, तुम्हारे कई दोस्त सऊदी अरब गए हैं और तुम जाओ, जितनी मेहनत तुम यहाँ कर
करते हो इससे आधी वहाँ करोगे और ज्यादा कमा सकोगे। यासीन बाहर नहीं जाना चाहता था। साजिदा तो सिर्फ ज्यादा कमाई देख रही थी, आला जिंदगी के ख्वाब देख रही थी, मगर यासीन और भी बहुत कुछ सोच रहा था। सबसे पहला ख्याल इसके दिल में यही आया कि वो बाहर चला जाएगा तो इसकी बीवी और बेटी घर में तना रह जाएंगी। इसकी बीवी का जवान होती बच्ची के साथ अकेला वक्त गुजारना कैसे मुमकिन होगा ये सब। मगर साजिदा तो जैसे ये जुनून सवार हो चुका था कि यासीन बैरून मुल्क चले जाए, वो वहाँ जाकर कमाई करे ताकि ज्यादा कमाई हो। और आखिर एक दिन थक हार कर यासीन ने इसके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया और पूछा कि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बैरून मुल्क चला जाता हूँ तो तुम दोनों माँ बेटी क्या करोगी, कैसी जिंदगी गुजारोगी? मटके बगैर घर अधूरा है, कितने काम हैं बाहर के जो मैं सर अंजाम देता हूँ, मेरे बगैर ये सब कैसे मुमकिन होगा? यासीन की बात सुनकर साजिदा ने सर पर हाथ मारा और कहने लगी, वाह शाबाश भाई आधी दुनिया बाहर मुल्कों में जाकर कमा रही है, तो क्या इनके घर वाले बेयारो मददगार सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, जरा आंखें खोल कर देखो, जो लोग बैरून मुल्क जाकर कमाई कर रहे हैं इनके घर वाले ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम तो शायद चाहते ही नहीं हो कि हमारी ख्वाहिशात पूरी हों, हम अपनी बेटी को धूमधाम से रुखसत कर सके। साजिदा ने मायूसी से सर झटका तो यासीन ने ठंडी सांस खारिज और फिर इसने हथियार डाल दिया और इसने बैरून मुल्क जाने की कोशिश करना शुरू कर दी। अपने इन दोस्तों से राब्ते बढ़ाए जो सऊदी अरब में मुकीम थे और उसने कागजात बनवाने शुरू कर दिए। 6 माह के अंदर सऊदीया जाने का तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुका था और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब यासीन ने सऊदी अरब के लिए रवाना होना था। इस दिन इसका दिल बहुत बोझल था। हकीकत ये थी कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था, वो अपनी बीवी और बेटी के पास रहना चाहता था। इसका ये दिल था कि ये सोच थी, ये ख्याल था कि वो यहाँ रहे अपने खानदान के साथ। शाम को जब वो थका हारा घर वापस आता है तो बीवी और बेटी की तरफ देखकर इसकी थकान उतर जाती है। वहाँ बैरून मुल्क में वो किसके पास बैठेगा, कैसे वक्त गुजारेगा? वो जानता था कि वो साजिदा और कमल को बहुत याद करेगा, वो उदास रहेगा। वो जाना नहीं चाहता था मगर वो मजबूर था क्योंकि साजिदा की यही जिद थी। और आखिरकार बड़े ही भारी दिल के साथ वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। यहाँ से सऊदी अरब पहुंच चुका था। इसके यारों दोस्तों ने वहाँ पहले से इसके लिए नौकरी का इंतजाम कर रखा था। यासीन ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया और सिर्फ एक ड्यूटी नहीं करता था, दो तीन जगह पर काम करता था। शुरू में एक नौकरी से छुट्टी के बाद जब घर वापस आता तो इसका दिल ही नहीं लगता, वो अकेला बैठा रहता तो बोरियत महसूस करता। घर वालों की याद आती तो इसका दिल उदास हो जाता तो बेख्तियार इसके आंखों से आंसू निकलते। इस चीज का इसने ये हल निकाला कि वो शाम को भी एक ड्यूटी करने लगा, जो भी रकम इसे मिलती वो पाकिस्तान अपनी बीवी के अकाउंट में भेज दिया करता था और अक्सर अपनी बीवी को फोन पर हिदायत करता कि रकम संभाल कर खर्च करना, जो जरूरी काम हो वो भी करवाती रहना। और साजिदा इसे हर बार तसल्ली देती कि तुम फिक्र मत करो, मैं सोच समझ कर रकम को खर्च करती हूँ, बस जरूरी कामों पर खर्च करती हूँ। यासीन मुतमईन था, दिन रात मेहनत करता रहा अपने लिए और सिर्फ खाने के लिए पैसे रखता। 5 साल तक इसने सऊदी अरब में जान तोड़ मेहनत की, ना दिन देखा ना रात, ना आंधी ना तूफान, बस किसी मशीन की तरह काम और बस काम। 5 साल में वो पाकिस्तान अपने घर पर काफी रकम भेज चुका था। इसका ख्याल था कि अब ये रकम काफी है और इसे एक बार पाकिस्तान का चक्कर लगाना चाहिए। हो सकता है वो अपनी बीवी के मशवरे से अब पाकिस्तान में ही कोई कारोबार शुरू कर ले। इसलिए वो खुशी 2 माह की छुट्टी लेकर पाकिस्तान वापस पहुंचा। अपने घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी तो अपने घर से भी बदलाव देखकर वो हैरान रह गया। बड़ा सा गेट लगा हुआ था, बाहर दीवारों पर भी टाइलें लगी हुई थी। इसकी बीवी साजिदा ने दरवाजा खोला, वो अंदर दाखिल हुआ तो हर चीज मुंह से बोल रही थी कि यहाँ खूब पैसा खर्च किया गया है। घर की तो हालत ही बदल चुकी थी। ये तो वो घर ही नहीं था जो छोड़ कर गया था। पूरे घर में आला और नफीस किस्म की टाइलें लगी हुई थी, कमरों में कारपेट बिछे हुए थे, दीवारों पर कीमती तस्वीर आरास्ता की गई थी, महंगे सुलगी पर्दे लगे हुए थे और फर्नीचर तो इस कदर महंगा और खूबसूरत था कि इसकी चमक से ही आंखें खैर हो रही थी। यूं मालूम होता था कि जैसे वो किसी शाही महल में आ चुका है। एक बार तो यासीन को ये सब देखकर झटका लगा। पहला ख्याल इसके दिल
में यही आया कि इसकी बीवी ने वो तमाम रकम इस तरह खर्च की जो दिन रात सऊदी अरब में मेहनत करके भेजा करता था। लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे इसने अपने दिल को समझाया और सोचा कि कोई बात नहीं, जो भी रकम इसने खर्च की है आखिर अपने घर पर ही तो की है। लेकिन सिर्फ घर में ही बदलाव नजर नहीं आ रहा था, खुद साजिदा और इसकी बेटी कंवल वो भी पहचानी नहीं जा रही थी। साजिदा ने महंगा और ब्रांडेड लिबास पहन रखा था और कंवल इसने तो मगरिबी लिबास पहन रखा था। इसकी शर्ट इतनी छोटी थी कि पेट का जरा सा हिस्सा भी नंगा हो रहा था। देखकर बेख्तियार यासीन ने नजर चुरा ली। साथ में इसने तंग सी जीन्स पहन रखी थी। ये देखकर यासीन को अफसोस हुआ कि आखिर इसकी बेटी ने ये कैसा लिबास सेबतन कर रखा है। क्या साजिदा ने इसे बताया नहीं? यासीन मुंह हाथ धोकर खाने की मेज पर बैठ चुका था और फिर ये देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि घर में 2 काम वाली औरतें थीं और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने पूरा मेज मुख्तलिफ किस्म के खानों से भर दिया। यासीन ने हैरत से बीवी की तरफ देखा और कहने लगा, इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी, इतना खाना बना डाला। साजिदा मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे अरे ये सिर्फ आपके लिए थोड़ी किया है। कुछ देर तक कंवल की दोस्तों ने भी आना है, इसलिए मैंने सोचा था कि छोटी सी दावत ही अरेंज कर लेती हूँ। बीवी की ये बात सुनकर यासीन खामोश रह गया और खामोशी से इसने पेट भरकर खाना खाया और अपने कमरे का रुख किया। लेकिन जब साजिदा इसके पास आई और दोनों मियाँ बीवी ने आपस में कुछ गपशप की और फिर जैसे जैसे इसे बातों का पता चला सुनकर हैरान रह गया। सबसे अफसोसनाक और हैरत अंगेज बात इसके लिए ये थी कि कंवल ने तालीम अधूरी छोड़ दी थी। कंवल ने मैट्रिक के बाद आगे दाखिला ही नहीं लिया था। यासीन ने फटी निगाहों से बीवी की तरफ देखा और कहने लगा, हैरत है आजकल के ज़माने में जब तालीम की इतनी अहमियत है। कंवल ने मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ दी और तुमने इसे कुछ नहीं कहा। साजिदा ने माथे पर बल पर डालकर यासीन की तरफ देखा और कहने लगी, तुम मुझे बताओ कि क्या तालीम जबरदस्ती हासिल की जा सकती है या बच्ची का दिल ही नहीं चाहता तो फिर हम इसे मजबूर क्यों करें? इसके अलावा यासीन को तो जैसे चुप लग गई थी। ये हकीकत जान करके इन 5 सालों में इसने पाकिस्तान से जितनी भी रकम भेजी थी साजिदा ने इसमें से कुछ भी नहीं बचाया हुआ था। साजिदा का कहना था कि ये घर, ये आसाइशात, ये आला तरीन चीजें और ये नौकरानियां, बिजली के बिल, ये सब कुछ इन्हीं पैसों से तो पूरा हो रहा था। अब इतना आला लाइफ स्टाइल रखते हुए बचत कैसे करती? यासीन ने दबे अल्फाज में इसकी बात पर एहतजाज किया कि आखिर लाइफ स्टाइल को इतना बढ़ाने चढ़ाने की क्या जरूरत थी। जवाब में साजिदा मुस्कुराते हुए कहने लगी, जानते हो जब से हमारा लाइफ स्टाइल बेहतर हुआ है वो तमाम रिश्तेदार जिन्होंने हमें बुलाया भी नहीं था हर हफ्ते आकर सलाम कर जाते हैं। यासीन भी की सोच पर हैरान भी था और परेशान भी। घर के हालात देखकर एकदम इसका दिल जैसे बुझ गया। की मेहनत की कमाई जो इसने वहाँ पर दिन रात मशीनी अंदाज में काम करके जमा की थी वो सारी इसकी बीवी ने अपने शाहाना लाइफ स्टाइल पर खर्च कर दी। और सिर्फ यही नहीं, अब जब यासीन यहाँ आ चुका था तो वो सारा दिन अपनी बीवी और बेटी की सरगर्मियां नोट कर रहा था। तो ये देखकर इससे हैरत हुई कि वो जो छोटी सी भी पार्टी इसके आने से पहले अरेंज की गई थी वो सिर्फ एक दिन का काम नहीं, यहाँ इसके घर में आए दिन इस तरह की पार्टियां अरेंज की जाती। कभी साजिदा की सहेलियां आ रही हैं, कभी खानदान वाले आ रहे हैं तो कभी कंवल की सहेलियां आ रही हैं और हजारों रुपया खर्च करके इनके लिए खाना बनाया जाता जिसमें इस्तेमाल कम होता और जाया ज्यादा होता। ये सब देखकर यासीन का दिल जैसे गहरी खाई में डूबता जा रहा था। इसे सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसकी बीवी और बेटी जिंदगी को इस डगर पर लेकर चलने वाली हैं। अगर इसे जरा भी अंदाजा होता तो वो सऊदी अरब जाने से इनकार कर देता, मगर अब क्या हो सकता था। अब तो शायद पानी सर से ऊंचा हो चुका था। ये सारी सूरत हाल देखकर यासीन बहुत बददिल हो चुका था, मगर फिर इसने सोचते हुए एक फैसला किया और कंवल की मंगनी करने का इरादा किया। इस सिलसिले में इसने 2-4 रिश्ते देखे और कंवल और साजिदा से बहुत अच्छे घराने को पसंद कर लिया जो कि खाते पीते लोग थे। यासीन को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था। इसने वहाँ कंवल की बात पक्की कर दी और यासीन जो 2 माह के लिए पाकिस्तान आया था 1 माह बाद ही इसका दिल उचाट हो गया और इसने वापसी दुबई जाने का इरादा कर लिया। हैरत तो इसे तब हुई जब इसकी बीवी और बेटी ने इसे ये भी नहीं कहा कि आपकी छुट्टी अभी बाकी है, आप रुक जाएं, हमारे साथ कुछ वक्त गुजारें, छुट्टी खत्म हो तो फिर जाना। मगर किसी ने भी यासीन को रुकने के लिए नहीं कहा। कंवल के ससुराल वालों के साथ बहुत बातें तय होती थी कि शादी 1 साल बाद करेंगे, लिहाजा यासीन बड़े दिल भारी
दिल के साथ वापस चला गया। इसने फिर से वहाँ दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी, मगर अब ठान चुका था कि वो पाकिस्तान एक मुनासिब सी माकूल सी रकम भेजा करेगा। वो सिर्फ 1 माह खर्च हो सके, इससे ज्यादा रकम वो अपने पास जमा करेगा, वो अपने पास महफूज करेगा, ताकि 1 साल बाद वापस जाकर कमल की शादी अच्छे तरीके से करे इसे इसके ससुराल रुखसत कर सके। और फिर इसने अपने मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। मगर जैसे जैसे पहले महीने इसने साजिदा के अकाउंट में महीने की खर्च की रकम भेजी तो फौरन ही 10 मिनट के अंदर साजिदा की फोन कॉल मौसूल हुई। यासीन को यही उम्मीद थी कि इसे इल्म था कि साजिदा फौरन तड़प उठेगी और इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वही हुआ। यासीन ने जैसे ही फोन ऑन करके कान से लगाया तो साजिदा ने चीखती आवाज सुनाई दी, इतनी रकम पैसे क्यों भेजे? यासीन ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि अब इतने पैसे ही भेजा करूंगा, इसी से महीने का खर्च पूरा करना। साजिदा कहने लगी, आपका तो दिमाग ठिकाने पर है, ये तो 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, मैं तो पूरा महीना इनसे कैसे गुजारूंगी? यासीन ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया कि मेरा दर्द सर्द नहीं है, ये तुम्हारा काम है कि तुम किस तरह गुजारा करती हो। जवाब में साजिदा ने इसे बिजली के बिल के और ना जाने क्या क्या। यासीन खामोशी से सुनता रहा और फिर इसने फोन कॉल बंद कर दी, क्योंकि वो ठान चुका था कि अब वो साजिदा की बातों में नहीं आएगा, वो रकम खुद जमा करेगा। क्योंकि वो जानता था कि अगर पहले की तरह साजिदा को हर माह पैसे भेजता रहा तो वो कमल की शादी पर जब पाकिस्तान जाएगा तो फिर इसे मायूसी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि साजिदा इसे अब किसी भी अक्लमंदी की तवक्का नहीं थी। लेकिन यासीन ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद न कर सका। सारी मंसूबाबंदी दरी की दरी रह गई, क्योंकि कुदरत तो कुछ और ही मंसूबा बनाए बैठी थी। यासीन को सऊदी अरब से वापस आए हुए 3 महीने ही हुए थे कि एक दिन दफ्तर में काम करते हुए यासीन अपनी कुर्सी से अचानक मुंह के बल नीचे गिरा। इसके साथ काम करने वाले साथियों ने फौरन भागकर यासीन को सीधा किया, एम्बुलेंस को कॉल की और इसे लेकर अस्पताल पहुंचे। मगर हार्ट अटैक इतना शदीद था कि यासीन ये दुनिया छोड़ चुका था। यासीन के दोस्तों ने इसकी बॉडी को पाकिस्तान रवाना करने का इंतजाम करना शुरू कर दिया और इसके लिए रकम खुद यासीन के पास मौजूद थी, जो इसने इस 3-4 माह में जमा कर रखी थी। तो शायद कुदरत इसी का इंतजाम कर रही थी और इसने ये रकम अपने लिए जमा की थी। यासीन के दोस्तों ने साजिदा को इत्तला दी थी और फिर 3-4 दिन के अंदर यासीन के मुर्दा जिस्म को पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया। जैसे ही यासीन की मैयत पाकिस्तान इसके घर पहुंची तो जैसे घर में कोहराम बर्पा हो गया। साजिदा, कमल, इसका पूरा खानदान इस अचानक मौत पर हजारों खर्चे गिनवाए। इस अचानक मौत पर पदम खुद थे। मिलने जुलने वालों को एक हुजूम इकट्ठा हो चुका था, क्योंकि अब यासीन और साजिदा खाते पीते लोगों में शुमार होते थे, लिहाजा इनके बहुत से दोस्त थे। मिलने जुलने वाले थे, पूरा खानदान था। खानदान में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने कभी इन्हें सीधे मुंह बुलाया नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वो अमीर थे और शानदार तर्ज जिंदगी था, इसलिए सब रिश्तेदार इनसे बड़ी मोहब्बत से मिलते थे। सारा खानदान इकट्ठा हो चुका था और फिर यासीन को हजारों लोगों की मौजूदगी में सुबह इत्तेफाक कर दिया गया। एक एक करके सारा खानदान रवाना हो चुका था। साजिदा और कमल इस आलीशान घर में अब अकेली रह गई थी, लेकिन चंद दिन ही गुजरे कि साजिदा के घर में खाने के लाले पड़ चुके थे, क्योंकि इसके पास कोई रकम महफूज नहीं थी। इसने जो कुछ बचाकर नहीं रखा था, वो दोनों माँ बेटी बहुत परेशान हो चुकी थी। अचानक से वो आला और शाना तर्ज जिंदगी इनके हाथ से जा चुका था। साजिदा इद्दत में थी और परेशान लग रही थी। इसने घर वालों से राब्ता किया और इसने अपने कीमती चीजों को बेचना शुरू कर दिया। एक एक चीज बेचती और 8-10 दिन निकालती और फिर दूसरी चीज बेचती। इसी तरह देखते देखते सिर्फ इद्दत के दौरान ही इसका घर खाली हो चुका था। जैसे ही इद्दत खत्म हुई तो साजिदा ने अपनी बेटी को मशवरा किया और अब हमें कुछ करना पड़ेगा। लिहाजा इसने सोच विचार के बाद साजिदा ने ने इस मकान को किराए पर देने का फैसला किया और खुद एक छोटे से बुसीदा और खस्ता हाल से मकान में मुंतकिल हो गई, जिसका बहुत ही मामूली सा किराया था और इसमें एक कमरा था। अब साजिदा ऐसा करती थी कि इसे एक मकान का जो किराया मिलता इससे न सिर्फ अपने इस खस्ता हाल मकान का किराया अदा करती थी, बल्कि पूरे महीने का गुजारा भी करती थी। चंद दिनों में ही दोनों माँ बेटी ने आंखें बाहर आ गई थी। तमाम आसाइशात की इस तरह की जिंदगी की आदत हो चुकी थी। ये घर काट खाने को दौड़ता था। रह रहकर इन दिनों की याद आती थी
और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इस तमाम वाक़े का इल्म जब कंवल के ससुराल वालों को हुआ तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। वो मंगनी की तमाम चीज़ें वापस कर गए और रिश्ता तोड़ दिया। दोनों माँ बेटी अब खाली हाथ इस बोसीदा मकान में बैठी पछता रही थी। अब कंवल को दिन रात एहसास होता कि काश इसने अपनी तालीम मुकम्मल की होती। आज वो तालीम इसके लिए काम आती, वो अपने लिए कुछ कर सकती, मगर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि वक्त ना किसी के लिए रुकता है ना किसी का इंतज़ार करता है। नाज़रीन, इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।